बागवान भाइयों नमस्कार। आज मेरा लाइव आने के पीछे एक बहुत ही खास मकसद था। 3-4 ऐसे विषय जिस पे मैं आप लोगों से अपने विचार साझा करना चाहता था। सबसे पहले मैं बागवान भाइयों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आगामी सीज़न की फ्लावरिंग का वक्त चला है आजकल, और आजकल का बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है कि जब आप अपने बगीचों में की देखभाल करते हैं, उसमें स्प्रेज के माध्यम से, क्योंकि आने वाली जो क्रॉप है वो आजकल ही डिपेंड करती है। उसमें आप पॉलिनेशन की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, पॉलिनेटर की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और साथ ही साथ आप फर्टिलाइज़र की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो बागवान भाइयों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण से विषय थे, आज मैं उनको सिलसिलेवार तरीके से टच करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला जो आज का मेरा विषय रहेगा वो रहेगा पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्योंकि जो ये पीजीआर रूपी जिन है, ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देखते होंगे कि खबरें चलती रहती है, अखबार के माध्यम से पीजीआर के विषय पे लोग अपने व्यक्तिगत विचार रखते हैं। ये विषय क्यों महत्वपूर्ण था? ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि एक प्रोग्रेसिव ग्रोवर होने के नाते मेरा अपना फर्ज था कि अपने हिस्से की जानकारी में सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से साझा करूं। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो भी शेयर करी है स्पेशली पीजीआर पे। आप ज़रूर उसको एक बार पूरा देखें तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं दूसरी बार उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। मोटा मोटी मैं कुछ चीज़ों को पे प्रकाश डालना ज़रूर चाहूँगा आप लोगों के मध्य। पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, एक चीज़ जो कि मुझे अभी तक समझ नहीं आई, जो ये पीजीआर है, एक तो डुप्लीकेट के विषय में चर्चा हो रही है, और उस मुहिम में हम सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए कि डुप्लीकेट का कारोबार खत्म होना चाहिए, 100% खत्म होना चाहिए। क्योंकि बागवानों की गाड़ी कमाई खत्म हो रही है, और साथ ही साथ डुप्लीकेट पीजीआर के नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपके ऑर्चर्ड में जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। अब बड़ी बात आती है कि मेनली जो टारगेट में होते हैं हमारे, 2 तरह के पीजीआर, एक प्रोमेलिन और एक परलान, जो एक बड़ा चर्चा का विषय रहता है हर जगह, कहीं भी आप जाएंगे। बेसिकली इसके ऑब्जेक्टर कौन है? लगभग 99% बागवान जो कि पीजीआर का इस्तेमाल करना चाहते, और उन्होंने अपने लेवल पे पीजीआर का इंतजाम भी कर दिया है, वो चाहे ओरिजिनल था चाहे वो डुप्लीकेट था। अब बात आती है सिर्फ मात्र 1% लोग, 1% वो लोग जिनको ना कोई सेब की जानकारी है, ना पीजीआर की जानकारी है, और ना दूसरी अन्य चीजों की जानकारी है। इसी 1% के साथ साथ एक डॉक्टरों की टोली, एक ऐसे डॉक्टर जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, किसी भी पद पे नहीं है, रिटायर्ड अधिकारियों की एक ऐसी टोली, रिटायर्ड अधिकारियों की एक ऐसी टोली जो ये चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री हमारी आगे के बजाय पीछे की ओर जाए। अब मेरा एक क्वेश्चन यहां पर पत्रकारों से भी है, क्या आपके पास ऐसे ही रिटायर्ड अधिकारी रहते हैं जो स्टेटमेंट लगाने के लिए रहते हैं? बेसिकली आपकी खबरों से हो क्या रहा है? क्योंकि आप लोगों का अंश मात्र भी योगदान एप्पल इंडस्ट्री के लिए कतई नहीं है।
उसके बावजूद भी आप लोग खबरें छापते हैं और रिटायर्ड अधिकारी खबरें लगाते हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण था आज का विषय? ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि आप लोगों की स्किन मानसिकता की वजह से हमारी एप्पल इंडस्ट्री में एक कंफ्यूजन का माहौल पैदा हो चुका है। कोई भी वर्तमान में ऐसा बड़े लेवल का अधिकारी, वो चाहे वीसी है, चाहे वो रिसर्च सेंटर का हेड है, वो सामने आके, या हमारे वर्तमान सरकार के बागवानी मंत्री सिर्फ स्टेटमेंट लगाने नहीं, तथ्य के साथ सामने नहीं आ रहे। क्यों? क्या डुप्लीकेट सिर्फ पीजीआर है जो दूसरी चीजें आपकी नाक के नीचे और आपकी ही वजह से बिक रही है? डिफरेंट टाइप की कंपनीज के माध्यम से, पता नहीं कितनी तरह की कंपनी है जो डुप्लीकेट दवाइयां बेच रही है। आपने सुना होगा पिछले साल एप्लिन, क्या एप्लिन रजिस्टर्ड है? क्या नेशनल पेस्टिसाइड बोर्ड में उसको अप्रूवल दी गई है? वो कैसे बिक रही है? या दूसरी अन्य चीजें, बहुत सारी ऐसे दवाइयां हैं जो, याद होगा आपको लास्ट ईयर पियर पे एक दवाई से मीनाची से रिएक्शन हो गया था, वो क्या था? अनरजिस्टर्ड तो 80% दवाइयां ऑलरेडी बिक रही है। तो क्या वो सिर्फ जो कानून है और जो आपका अखबार लिखने के लिए बैठा है, वो क्या सिर्फ एक प्रोमोलिन और पल्लान के लिए? या कहीं आप लोगों की सीधी मंशा दूसरी कंपनीज के दूसरे प्रोडक्टों को प्रमोट करने और उसके बिकने के लिए तो नहीं है? आप लोगों को ये सोचना होगा कि आप क्या खबर लगाते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में लगाते हैं, और तथ्य के साथ आए। जितने पत्रकार बंधु ये खबरें लगा रहे हैं, उनको खुद को ज्ञान नहीं है पीजीआर का। अब बड़ी शर्म की बात है, हॉर्टिकल्चर इन कश्मीर की एक खबर लगी है उनके पेज पे कि जो GA4, GA7, 6BA, फ्रूट रस्टिंग, फ्रूट लॉन्गेशन, फ्रूट सेटिंग, फ्रॉस्ट के लिए जो भी तरह के उसके फायदे गिनाए गए हैं, और रिसोर्स पर्सन नीचे लिखा गया है YS परमार, यूनिवर्सिटी नौणी, सोलन। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि उस सोर्स पर्सन विश्वविद्यालय के अंदर कौन है। यहाँ तो जो वैज्ञानिकों के और डॉक्टरों की टीम है वो आपस में ही मुझे उलझती हुई और आपके नजर आ रही है, दो धड़ों में बंटी हुई नजर आ रही है। जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, हमारे प्रोग्रेसिव ग्रोवर जो आज हमारे बीच नहीं रहे, स्वर्गीय श्री लक्ष्मण ठाकुर जी, वो जिंदगी भर पीजीआर की रजिस्ट्रेशन के लिए लड़ते रहे, और जो आज के वर्तमान के जो भी प्रोग्रेसिव ग्रोवर है वो भी आज इसकी रजिस्ट्रेशन की ओर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि सरकारें अंधी बहरी गूंगी क्यों बनना चाह रही है कि उनको ये सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा कि पब्लिक की डिमांड क्या है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जिसमें पीजीआर के साइड इफेक्ट लिखे गए हो। आज आपने देखा होगा बहुत सारे बागवान फ्लावरिंग को लेके जूझ रहे कि फ्लावर नहीं आए। मेरे भी बहुत कम फ्लावर आया। अब बड़ी बात आती है कि क्या ये पॉसिबल था कि जो ये क्रॉप ईयर और बिना क्रॉप वाले ईयर में हम समन्वय बिठा सके? बिल्कुल हो सकता था। इसके लिए भी पीजीआर्स होते हैं जो आपके रिटर्न ब्लूम लाते हैं, और जो आपकी वेजिटेशन को कंट्रोल करते हैं वो भी पीजीआर्स है। और एक बड़ी मतलब इतना इजी वे में लिख दी जाती है एक लाइन कि रसायनों से, पीजीआर रसायन से खेती को खतरा। तो क्या हमारी खेती को खतरा है? पूरी दुनिया में पीजीआर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी खेती कहाँ है और आपकी खेती कहाँ है? जब आप ऐसे ऊंचे ऊंचे पदों पर रह चुके हैं जिसमें आपका अंश मात्र भी योगदान रहा उसकी तरह डेवलपमेंट के लिए, बागवानी की डेवलपमेंट के लिए। और सोचने का विषय है, कोई पैथोलॉजिस्ट का, कोई किसी और फील्ड का डॉक्टर आज पीजीआर पे स्टेटमेंट दिया जा रहा है, और रिटायर्ड अधिकारी जिनको उनके परिवार वाले भी सुनने को तैयार नहीं है, वो आज हमारे ऊपर थोप रहे अपनी सोच को। क्यों? आप जब अपनी
पूरी सेवाएं दे के रिटायर्ड हो चुके, तो अपने खेतों में जाके काम कीजिए, ना कि आप अब अखबारों में आके हेडलाइनों में छाए रहेंगे। मतलब इस न्यूज़ को इतना बड़ा बनाने की कोशिश कि आप पर नजर जाए लोगों की। याद रखना, आप पर लोगों की नजरें में आपकी बुराई ही होती है, और ज्यादा बुराई होती है। क्यों? क्योंकि पब्लिक की डिमांड के अगेंस्ट जो भी जाता है वो सरवाइव नहीं कर सकता इस इंडस्ट्री में। पब्लिक चाहती है पीजीआर की रजिस्ट्रेशन। तो यहां लाइव के माध्यम से भी मैं सरकार को आगाह भी करना चाहूंगा, अवगत भी कराना चाहूंगा कि जब डिमांड इतनी है तो क्यों ना इसको रजिस्टर्ड किया जाए, ताकि डुप्लीकेट बंद नहीं हो सकता। सरकार के लिए तो मैं एक और चुनौती देता हूं, क्योंकि सरकार और विभाग मिलकर इसको बंद करने की सोच रहे। आपने गुटखा और कुबेर पर प्रतिबंध लगाए हैं, उसको तो आप बेचने से बंद नहीं करा सके, जो सच में ही हानिकारक था। तो ये चीजें आपके बस की बात नहीं है। डुप्लीकेट का कारोबार कभी बंद नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है, जब आप रजिस्टर्ड करते हैं, ओरिजिनल माल जब मार्केट में आता है तो एकाएक ही डुप्लीकेसी खत्म की ओर चली जाती है, जिससे डुप्लीकेट माल बाजार में नहीं मिलता। इस वक्त अच्छा, और एक खबर छापी जाती है कि पीजीआर से 5 मतलब कितने करोड़ों का कारोबार और बागवान लूटे जा रहे हैं। किसी बागवान ने तो आपको बताया नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा परिवार बच चुका होगा जो पीजीआर खरीद के अपने घर में या स्प्रे में नहीं इस्तेमाल कर रहा होगा। लगभग 99% इस्तेमाल करे। तो ऐसे कौन से बागवान थे, मैं जानकारी देना चाहूंगा इस लाइव के माध्यम से। ऐसा कोई बागवान नहीं है, सिर्फ एक टोली 1% ऐसे बागवान जिनको बागवानी के बारे में कोई ज्ञान नहीं, और एक ऐसे रिटायर्ड अधिकारी, क्योंकि उनके पास पैसा तो दुनिया भर का है, अब वो आपके बीच बना रहना चाहते हैं ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, तो इसीलिए वो जुड़े हुए हैं और आपके बीच एक ऐसी खबर चला रहे हैं जिसका आधारहीन है, तथ्यहीन है। अगर कोई डॉक्टर अपनी रिसर्च लेके ऑन पेपर आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। अगर इसके साइड इफेक्ट्स है, क्यों सारी इंडस्ट्री को बर्बाद करने पे तुले आप लोग? चंद पत्रकार बंधु और चंद जो अपने आप को प्रोग्रेसिव ग्रोवर बोलते हैं, प्रोग्रेसिव ग्रोवर तो नहीं बोलूंगा, सिर्फ ग्रोवर है, वो प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते क्योंकि उनकी सोच ही प्रोग्रेसिव नहीं है। क्योंकि पूरी दुनिया की इंडस्ट्री पीजीआर पे टिकी हुई है, जिससे फ्रूट क्वालिटी बनती है। हम आए दिन बात करते हैं कि हमने विदेशी सेबों को टक्कर देनी है। कैसे देंगे? गौमूत्र से टक्कर नहीं दी जाती है सिर्फ, कि सिम जो हमारा नेचुरल फार्मिंग से ही या ऐसी क्वालिटी बनाएगी। प्रोडक्शन भी आपकी पीजीआर पे डिपेंडेंट है और फ्रूट क्वालिटी भी आपकी पीजीआर पे डिपेंड है। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, मगर जो गलत होगा उसके खिलाफ हम हमेशा खड़े रहेंगे, वो चाहे विभाग हो, यूनिवर्सिटी हो, चाहे सरकार हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी बंदा हो, हम उसके बिल्कुल ही खिलाफ है जो गलत अफवाहें बाजार में फैलाते हैं। हाँ, डुप्लीकेसी जरूर बंद कीजिए, मगर इसी संदर्भ में मैंने बहुत बार सरकार को भी अपने एनजीओ के माध्यम से लेटर दिए हुए हैं। अब मेरी एक डिमांड और भी रहेगी यहाँ पर, जो मैं आह्वान करना चाहूँगा सारी एनजीओ से, कि आप सब लोग मिलके प्लीज़ सरकार को अपने लेटर हेड पे लिख के दीजिए कि पीजीआर की रजिस्ट्रेशन की जाए, इसको बंद नहीं किया जाए। अभी भी बहुत अलग तरह के ऐसे पीजीआर है जो इस्तेमाल किए जाए। आज इसी संदर्भ में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को। विदेशों में जैसे ही 5 से 6 इंच कोई भी वेजिटेशन ग्रोथ बढ़ती है, उस पे इथरल 100 ml की स्प्रे की जाती है पूरे पौधे में। वो ग्रोथ को रोकता है और बड बनाता है अगली साल का। बहुत सारे बागवान आजकल चिंतित थे कि अंदर से मजबूत बीमा था, अंदर से पत्तियां आ गई। ये कोई लॉजिक नहीं है। जिसमें फ्रूट वाला जो बड था उसमें फूल ही आएगा, और जिसमें पत्तियां थी वो पत्तियां ही आएगा। ये कन्वर्ट नहीं हो सकता, बहुत रेयर चांस है अगर कभी ऐसा हो गया। वैसे जो गलतियां थी वो हमारी अपनी थी, हमारी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है। हमारा मतलब जो साइंटिफिकली जो हम इतने खुशहाल नहीं है, ना हमारे डॉक्टरों की एक ऐसी टीम अभी मौजूदा समय में है जो इन सब चीज़ों पे काम कर रही हो, या फील्ड रिपोर्ट दे रही हो, या उनकी अपनी कोई प्रैक्टिस हो। अभी जो ये इंडस्ट्री है,
ये मेरे बागवान की बदौलत खड़ी हुई है, बागवान के दम से खड़ी है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। दिन रात 365 दिन मेरा किसान बागवान मेहनत कर रहा है, तब जाके ये सेब की बहुमूल्य फसल पैदा हो रही है। सिर्फ हमारी ये डिमांड है, जो अच्छी चीजें हैं उसकी रजिस्ट्रेशन हो, एक अच्छा रोड मैप सरकार तैयार करे, अन्यथा ये इंडस्ट्री खत्म की ओर जा रही है, डेफिनेटली खत्म की ओर जा रही है। बहुत सारे बागवानों के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लीज इस्तेमाल, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं ये बोलना चाहूंगा क्योंकि बोल बहुत बार दिया हमने। मैं ये चाहता हूं कि आप और हम सब मिलकर सरकार को प्रेशराइज करें, विभाग और यूनिवर्सिटी को प्रेशराइज करें, ताकि रजिस्ट्रेशन की ओर एक नया कदम बढ़े, हमारा डिमांड बढ़े जिस चीज की अगर आप बोलेगे ही नहीं तो लिख के क्या करेंगे। पीजीआर के साइड इफेक्ट पूरी दुनिया में आज तक नहीं है, किसी भी तरह का पीजीआर। सिर्फ ओवरडोजिंग आपका एक रीजन हो सकता है, या आप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट प्रोग्राम में फेल हो रहे हैं, तब जाके आपके ऐसा लगेगा कि कोई गलत चीज हो रही है। अलबत्ता इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जितने भी प्रोग्रेसिव ग्रोवर है वो लगभग 25 से 30 साल से पीजीआर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या इससे भी ज्यादा टाइम हो गया। वो चाहे NAA या प्लेनोफिक्स के रूप में डाले, इथरल के रूप में डालो, रिगालिस प्लस के रूप में डालो, किसी भी रूप में, रूट हार्मोन्स डालो। और बड़ा एक क्वेश्चन है कि क्या ये हार्मफुल, क्योंकि ये ऐसे केमिकल्स है ही नहीं जो मतलब कोई नेगेटिव इम्पैक्ट प्लांट पे डाले, ये बहुत बढ़िया है। हाँ, ये जरूर है कि इस वक्त जो लगभग 99% जो पीजीआर आप खरीद चुके यार, वो सारा भी डुप्लीकेट है। ये बात गारंटीड है, ये सारा डुप्लीकेट है। बहुत ही कम मात्रा में इंपोर्ट होके चुनिंदा कुछ लोग लेके आ रहे हैं, बस वही आपके लिए मैं ये मानता हूं कि ओरिजिनल हो सकता है। अब दूसरी बड़ी बात आती है जो मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों से। पीजीआर की डिमांड दिन प्रतिदिन क्यों इतनी बढ़ रही है? इसलिए क्योंकि हमारा बागवान प्रोग्रेसिव सोच रखता है। वो भी ये चाहता कि मेरा भी अच्छी गुणवत्ता का सेब हो, वो भी ये चाहता कि मेरा रस्टिंग फ्री एप्पल हो, वो भी ये चाहता कि मेरे बगीचे में साइज अच्छा बने, वो ये चाहता कि रेगुलर मेरे बगीचे में क्रॉप लगे। क्यों? क्योंकि जो महंगाई है वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है, परिवार का खर्चा चलाना टफ हो रहा है मेरे बागवान। तो इसीलिए मेरा निवेदन रहेगा ऐसे डॉक्टरों से, ऐसे विभाग और यूनिवर्सिटी के वर्तमान के भी कुछ ऐसे अधिकारी है कि अगर आपके बात में और मेरी बात गलत है तो अपने रिसर्च पेपर लेके आइए, और मैं रिटर्न देने को तैयार हूं। आपके पास जो स्टेटमेंट लगाता है उसके पास पीजीआर के मामले में एक भी रिसर्च पेपर अपना मौजूद नहीं है, क्योंकि आपकी रिसर्च ही नहीं हुई उस सब्जेक्ट पे। जिनकी सब्जेक्ट पे रिसर्च हुई है उनसे हमारी भी बात है और आपसे ज्यादा अच्छे से बात होती है। वे सारे नौनी के ही अंदर ना जाने कितने प्रोफेसर ऐसे हैं जो विदेशी खुद लाते हैं और पीजीआर कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा यहां पर। ये हार्मफुल नहीं है। हाँ, डुप्लीकेट क्या है मुझे नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, क्या आपको बेचा जा रहा है। जब भी आप पीजीआर जिससे खरीदे एटलीस्ट बिल भी ले और डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक करें इंपोर्ट के। अगर बिना कागज के आपको कोई भी बेच रहा तो वो डुप्लीकेट है। महंगा सस्ते पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो चीज अवेलेबल ही नहीं है उसके रेट के बारे में हम कोई डिस्कस नहीं करना चाहते। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, लगभग 14-15 साल का मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा पीजीआर पे अपना, और पीजीआर तो मेरे पिताजी के टाइम से इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारा आज तक भी कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट हमें अपने ऑर्चर्ड में नहीं मिला कि जो पीजीआर के साइड इफेक्ट हो। उल्टा पीजीआर हमारी मदद करता है अच्छी गुणवत्ता की फसल के लिए। इसी परिप्रेक्ष्य में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे ये बात बताऊं आप लोगों को। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पिंक बर्ड पे स्प्रे करने के लिए बोला था, 1261 नामक एक नाइट्रेट फॉस्फोरस डालने की बात करी थी। आजकल मुझ पे उल्टा प्रेशर आ रहा है कंपनीज का और डॉक्टर्स का या शॉपकीपर्स का। कुछ लोग तो मुझे गालियां भी दे रहे हैं, शॉपकीपर्स वगैरह और कंपनीज वगैरह, कि
हमारे प्रोडक्ट नहीं बिक रहे। अब उसकी जिम्मेवारी डिम्पल पांचटिया की नहीं है कि भाई आपके प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहे। मैं एक किसान हूं, मैं अपने लेवल की रिसर्च खुद करता हूं और जिसके बेहतर रिजल्ट आते हैं मैं वो लोगों के सामने रखता हूं। आज मार्केट में 1261 मिल ही नहीं रहा है, चाहे वो चपाल की बात करो, कुल्लू के एरिया की, या पूरे हमारे जुब्बल कोट खैना, मिल ही नहीं रहा है, बहुत ही रेयर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक बजट में था और काफी सस्ता आता था। दूसरी कंपनीज की उससे ही मिलते जुलते प्रोडक्ट कहीं 300 और 400 या 600 700 800 रुपए का ड्रम बैठ रहा है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे बागवान का पैसा भी बचे। यहां अब एक और बात आती है कि अगर आपके पास 1261 अवेलेबल नहीं तो आप किस टाइप में क्या चीज डाल सकते हैं। आप यूरिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लगभग 1 से 1.5 किलो तक आप पिंक बर्ड पे स्प्रे कर सकते हैं। और उसके साथ साथ 19 टाइप में किसी भी कंपनी का है, वो भी एक आपके पास ऑप्शन है डालने का। मगर आप 1261 ही को पकड़ के ना चले। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनी 1336 1154 मतलब नाइट्रोजन के साथ फॉस्फोरस यानी कि सुपर दे रही है। उसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ 1261 ही अगर नहीं मिल रहा तो आप डालेंगे ही नहीं, आप कोई और भी डाल सकते हैं, मगर नाइट्रेट और फॉस्फोरस पर ज्यादा फोकस करें। साथ ही आप जिंक और बोरोन भी ऐड कर सकते हैं अपनी पिंक बर्ड पे। तो इसी के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो बहुत सारे बागवान सोच रहे, सेब का लगना। मैंने पहले भी कहा था, पॉलिनेशन, पॉलिनेटर और पॉलिनाइजर का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको ज्ञान होना चाहिए। पॉलिनेशन हो गया एक, जो आपका ये फ्लावर बड है, इस पे पॉलिनेशन का जब केसर मेल और फीमेल मिलेगी तो वो पॉलिनेशन का एक रूप है जो प्रकृति का नियम है। उसके बाद आते पॉलिनेटर। पॉलिनेटर यानी कि मधुमक्खियां, तितलियां। मेरा बागवान भाइयों से आग्रह रहेगा हाथ जोड़ के, और शॉपकीपर से और कंपनी मैन से, सिर्फ अपनी कंपनी और दुकान की चांदी के चक्कर में इंसेक्टिसाइड को बेचना प्लीज फिलहाल इस स्टेज पर बंद करें। हाथ जोड़ के मेरी मिनती है इन लोगों से। इसको अपना ईगो मत लीजिए कि ईगोस्टिक हो जाए आप, कि मेरे लिए भला बुरा बोलने लगे, सोच बुरी रखे। वैसे मुझे इससे मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना, मगर मैं ये चाहता हूं कि इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल यहाँ पर 100% बंद हो। क्यों? क्योंकि हमारी तितलियां, मधुमक्खियां सारी डेड करा दी है। लोगों के दिमाग में एक चीज घुसी है कि इंसेक्टिसाइड से कितने कीड़े लगेंगे, मेरे बगीचे में भी कुछ फ्लावर खाए जा रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं कि हम एक उसके पीछे बंदूक लेके ही पड़ जाए। उसका मतलब इंसेक्टिसाइड ही करना नहीं हो सकता उसका निवारण। आप लोग सब रखे, बहुत सारे फूल होते हैं, बहुत सारे बीमे होते हैं बगीचे में, थोड़ा बहुत अगर लग भी गया तो कोई इशू नहीं है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। इंसेक्टिसाइड यहां पर फिलहाल आप बंद कर दें, मत डालें। फिर आप ढूंढेंगे। देखिए हमारा सिस्टम क्या है, पहले हम इन मधुमक्खियों और तितलियों को मारेंगे, उसके बाद हम बक्से के रूप में खरीदने जाएंगे फिर से मक्खियों वालों के पास। क्यों? मत जाए। अपनी लोकल मक्खियों की जरूरत है, पॉलिनेटर लगाए अपने बगीचों में, जरूर मधुमक्खियां लगाए और सबको लगाने चाहिए। क्योंकि जो सेब है हमारा वो क्रॉस पॉलिनेशन से ही लगता है। जब तक सामने मेरे ग्रैनी स्मिथ लगा है, यहाँ पर मेरे स्कारलेट 2 का पौधा है, अगर इसको एक्सचेंज करने वाला कोई माध्यम नहीं होगा तो फ्रूट सेटिंग नहीं होगी। तो प्लीज आप मधुमक्खियां, मैं ये नहीं बोलूंगा 10 डब्बे लगाओ, 2, सब लोग मिलके एक 2 जरूर लगाए। और बहुत सारे बागवान क्या करते हैं कि मधुमक्खियों के बक्से बगीचों में लगा के स्प्रे कर देते हैं, जिससे बेचारा मधु पालन वाले क्या नुकसान भी होता है, मधुमक्खियां भी मरती है, उसका डब्बा मर जाता है। तो प्लीज ऐसा ना करें, हम भी नहीं करते। अगर आपको ये लग रहा होगा कि हम इंसेक्टिसाइड करते हैं इस स्टेज पे, तो बिल्कुल नहीं करते। इवन जो हमारे थ्रिप्स है, जिसको आप थ्रिप्स बोलते हैं, मैं तो थ्रिप्स की स्प्रे भी अपनी जिंदगी में कभी नहीं करी, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि उसका इतना बड़ा रोल होगा। अगर वो डैमेज भी करता होना तो मुझे उसका फर्क नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक्सेस क्रॉप है हर साल। मुझे तो उल्टी टेंशन है कि मेरे सेब कम कैसे लगे, मुझे सेब लगने की टेंशन नहीं है।
हाँ, फ्लावर कम आए उसकी अलग, बिल्कुल 12 के साथ आप जिंक और बोरॉन भी डाल सकते हैं अगर आप लेट है, क्योंकि इस साल थोड़ा अनइवन चल रहा है, एक दम आ रही है, तो आप उसके साथ भी डाल सकते हैं, मिस्ट स्प्रे कर सकते हैं, पूरा नहीं भिगोए आप। तो ये तो थी मधुमक्खियों के बाद। प्लीज इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें मेरे बागवान भाइयों, मत अपना पैसा बचाइए और वहां अपना पैसा लगाइए जहां उसकी जरूरत है, हर कहीं मत अपना पैसा वेस्ट कीजिए। और बड़ी खुशी हो रही है कि लोग कितनी उत्सुकता से मेरी लाइव का इंतजार करते हैं। इस वक्त 1200 से ऊपर लोग एट ए टाइम जुड़े हैं लाइव के माध्यम से, और ये शायद अपने आप में रिकॉर्ड का, वैसे 1800-1900 तक भी मेरे व्यूवर रह चुके हैं जो एट ए टाइम लाइव देखते हैं, मगर आज की लाइव का 1200 से ऊपर जाना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 1300 क्रॉस कर चुका है, आप भी देख रहे होगे अपने माध्यम से। अब दूसरी बड़ी बात आती है कि मेरा बागवान गलती कहाँ कर रहा है, और एक क्वेश्चन आ रहा है मुझ पे कि सूखा पड़ गया है। बागवान भाइयों, जितना अच्छा मौसम इस साल चला है आप टेंशन ना ले। इतना बढ़िया मौसम बहुत सालों के बाद, 2010 के बाद पहली बार मैंने देखा। मैं देख पा रहा हूँ, सिर्फ आज थोड़े से बादल दिए गए थे, येलो अलर्ट भी दिया गया था कल और आज का, मगर वैसे लग नहीं रहा मुझे बारिश के। कभी भी ऐसी स्टेज पे बारिश नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया टेम्परेचर। हाँ, ये जरूर है कि गर्मी थोड़ी जल्दी आ चुकी है इस साल, थोड़ी जल्दी आई है, मतलब 1 महीना पहले ज्यादा गर्मी पड़ गई है। और लो हाइट में जो हमारे हाटकोटी पटसारी के लेवल के जो रामपुर का निचला क्षेत्र है वहाँ की गर्मी थोड़ी ज्यादा है, मगर जहाँ में हम अभी खड़े हैं, जो हमारा इलाका है, यहाँ गर्मी भी बिल्कुल भी अभी ज्यादा नहीं है, और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है अभी। आप टेंशन ना ले, बहुत बढ़िया टेम्परेचर है, बहुत अच्छी क्रॉप की उम्मीद रख सकते हैं आप, बशर्ते जिनके बगीचों में पोलन की कमी है वो थैलियां लगा सकते हैं, पानी में लिफाफे के अंदर डाल के आप इसके फूल आप थैलियों के माध्यम से लगा सकते हैं। और मधुमक्खियां अपने बगीचों में जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लगाए, और इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करने से बचे। पिंक स्टेज पर बढ़िया स्प्रे करें जिससे आपको दिक्कत ना आए। और फ्लावर में जाना है, बहुत सारी जगह ये प्रॉब्लम आ रही है कि फूल में जानी है, तो उसीलिए हमने रिकमेंड किया था 1261 या आप 19 ऑप्शन में, क्योंकि मिल नहीं रहा है, आप 19 भी डाल सकते हैं, यूरिया भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसमें नहीं डाल सकते, मतलब अलग से डाल सकते हैं, या आप यूरिया ही डालेंगे या आप 19 डालेंगे, आप 1261 डालेंगे, ऐसा ना करेंगे 2-3 चीजें मिक्स कर दे आप, उससे डैमेज होगा। और फूल पे कोई स्प्रे ना करे, फूल पे सिर्फ पीजीआर पड़ता है, बाकी सारा पिंक बर्ड से पहले पड़ता है। एक चीज का फिर से याद रखिए आप। और फिर बात आती है, बहुत सारे जो क्वेश्चन आते हैं पीजीआर की स्प्रे को लेके, तो जैसा मौसम इस साल चल रहा है, फ्रॉस्ट के चांस बहुत कम है, तो मेरा अपना मानना है कि 60% के आसपास, 50 to 60 या 65% के आसपास आप पहला एप्लीकेशन पीजीआर की करेंगे। सेकंड एप्लीकेशन आप लगभग 90 to 100 के आसपास करेंगे। कई लोग तीसरी भी करते हैं, तो वो पीनट के साइज के आसपास करें, और स्प्लिट डोजेज में करें। अगर आपका 250-300 का वो है तो आप अपने हिसाब से, अगर 2 स्प्रे करते हैं तो 125 या 150 की 2 कर सकते हैं। 300 से ऊपर डोज ना डालें, या आप 100 ml 200 लीटर पानी के हिसाब से 3 एप्लीकेशन कर सकते हैं। और अपने आप में फिर से एक रिकॉर्ड होने वाला इस लाइव का, 1500 से ऊपर के लोग लाइव में इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है कि आप लोग सीखना चाहते हैं और हमारे से जुड़ते हैं। मैं हमेशा आपका तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा कि आप मुझे इतना प्यार देते, इतनी इज्जत देते। इसके साथ साथ कुछ चीजें और मैं बताना चाहूंगा। आजकल बगीचे में अगर आपको लग रहा है कि सूखा पड़ रहा है, वैसे सूखा नहीं हुआ, क्योंकि घास जब तक फ्रेश है तब तक ड्रॉट नहीं पड़ा है। जब घास मुरझाने लगे तो ये किसानी भाषा की लैंग्वेज है कि अब सूखा, तो आप मल्चिंग का इस्तेमाल करें। सूखी घास हो, सूखी घास बहुत ही बढ़िया है, आप मल्च कर दे, या आप मल्च मैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्च शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी रूप में। हाँ, जिसके पास पानी है वो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से अपने बगीचों में पानी दे सकता है। फ्लड इरिगेशन से हमेशा बचे। और साथ ही साथ बागवान भाइयों, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। कभी भी कोई भी मुद्दा हो तो उसको आप जरूर सपोर्ट करके अच्छी चीज के लिए जरूर उसका साथ दे। किसी भी बागवान को, या कोई भी एजेंसीज है या कोई डॉक्टर है, तो उसके साथ हमेशा जरूर खड़े रहे आप लोग। क्यों? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री सच में ही
नीचे की ओर जा रही है। और एक बहुत ही छोटी सी बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, आजकल बहुत सारे बागवान इम्पोर्टेड पौधे लगा रहे हैं। आप उसकी देखभाल अच्छे से करें और अच्छी गुणवत्ता का पौधा खरीदें। अगर आपको लगता है कि पौधे की गुणवत्ता सही नहीं है तो आप अपना पौधा रिटर्न कर सकते हैं। मत लगाए कम गुणवत्ता का पौधा और बड़ी केयर करें, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है अब उस पे। और इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा सरकार को और विभाग को, हो सके जो क्वारंटीन रूल है आपके इंपोर्टिंग प्लांटिंग मटेरियल के, प्लीज़ उसको और थोड़ा हल्का करे, ताकि मेरा बागवान डायरेक्ट ज़्यादा किसी लाग लपेट के बीच में मिडल मैन के धंधे में ना फंस के डायरेक्ट अपने बगीचों में इंपोर्टेड प्लांटिंग मटेरियल ला सके। जो लोग अभी भी ला रहे हैं वो भी बधाई के पात्र है, क्योंकि वो अच्छी गुणवत्ता का, सिर्फ उनके ऊपर एक ही हमारा प्रेशर है कि आप एक अच्छी गुणवत्ता का पौधा लाए। जरूर पौधे आने चाहिए और क्वारंटीन रूल को हल्का होना चाहिए, जिससे इजीली पौधे आ सके। और वो जरूरी नहीं कि इटली, आप न्यूजीलैंड से भी ला सकते हैं, अमेरिका से भी ला सकते हैं। मैंने भी कोशिश करी थी अमेरिका से कॉन्टेक्ट करके, वो बोलती कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कीजिए। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि क्वारंटीन रूल को ईजी करे, ताकि अच्छा प्लांटिंग मटेरियल आएगा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री अब गुणवत्ता की ओर जा रही है। हमारा बागवान बहुत कुछ करना चाहता है। बहुत सारे बागवान को मैं इस लाइव के माध्यम से सलाम भी करना चाहूंगा, जो लोन लेकर अपना बगीचा स्थापित कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बागवान हैं जो लोन लेके हाई डेंसिटी लगा रहे हैं। मगर एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर फिर से मेरी बात, कि मेरी जो सरकार से हमेशा डिमांड रहती है, और जो सरकार हमेशा बागवानों को नजरअंदाज करती है, चाहे पिछली थी चाहे वर्तमान की है, कि हमने रोज डिमांड की है कि हमारा बागवान सीखना चाहता है और करना चाहता है, तो जो कम ब्याज पर कृषि ऋण की मैं बात करता हूं, 2% की बात करता हूं, वो मेरे बागवान का हक है। 2% पे कृषि ऋण बागवानों को उपलब्ध कराया जाए, तब देखिए आप इस इंडस्ट्री को हमारा बागवान कहां ले जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार जाते जाते अब तो जाग जाए। सरकारों, क्योंकि सब कुछ निर्धारित सरकार ने ही करना होता है, पॉलिसी मेकिंग सरकार ने करनी होती है। हमारे लिए क्या पॉलिसी है, क्योंकि आप सरकार को रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि योगदान उनका रहता है। तो प्लीज आप लोग एक चीज जांच ले कि जो बागवान करना चाहते उसको बेचारे को महंगी दर पे ऋण ना लेना पड़े। और जो बागवानी प्रोजेक्ट चलाए, मुझे तो हैरानी होती है वो ऐसे लोगों को क्यों नहीं मिलता वो बेनिफिट, जो कृषि ऋण लेके बेचारे बगीचा लगा रहे हैं। तो सरकार को ये सोचना होगा। हमारे पास तो बहुत कुछ है सरकारों के लिए, मगर क्या सरकार हमारे से या आपसे कुछ लेना चाहती है सुझाव? मुझे नहीं लगता कि नहीं लेना चाहती, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अभी भी बंटे हुए एक दूसरे की टांग खींचने में, जबकि ये पता नहीं है कि जो इंडस्ट्री है, ये परिवार जो हमारे चल रहे हैं, वो हमारे सेब की बदौलत चल रहा है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो बागवान भाइयों, मिल के आवाज उठाए, जो आवाज उठाए उसके साथ जरूर खड़े रहे, जरूर खड़े रहे आप लोग। फिर से मैं लास्ट में एक चीज और बोलना चाहूंगा, डुप्लीकेट दवाइयों और अनरजिस्टर्ड दवाइयों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए, मगर ये प्रतिबंध ऐसे नहीं लगेगा। उस प्रतिबंध को लगाने के लिए सरकार को बागवानों से बात करनी होगी, बागवानों के साथ कदम मिला के चलना होगा। याद होगा आपको, एक बार मैंने शेयर की थी, व्लादिमीर पुतिन ने एक सेब के बगीचे में जाके सेब हाथ में किया था। क्या कभी हमारे देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा किया गया है। अगर ऐसा नहीं किया गया है तो प्लीज समझे, जागरूक हुए। इस इंडस्ट्री के लिए हमारे माइंड में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज है, बशर्ते कोई लेने वाला हो, क्योंकि हमारे पास ऐसा मंच नहीं है, माध्यम नहीं है जहां हम अपनी बात को रख सके या बोल सके। तो बागवान भाइयों, फिलहाल मेरी जिन विषय को मैंने आज छुआ, पीजीआर हो गया, पिंक बर्ड हो गया,
इंसेक्टिसाइड का कम से कम इस्तेमाल करना हो गया, आपके पॉलिनेटर जो मधुमक्खियाँ वगैरह उसको परागण की जो चीज़ें हैं वो बगीचों में स्थापित करना हो गया। इन सारी चीज़ों पे वर्कआउट किया गया। आज बात रखी गई अपनी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही इंफॉर्मेशन मिली होगी आप लोगों को। और साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगा कि मैं कुछ क्वेश्चन श्रोताओं के ले लूँ, क्योंकि 1500 से ऊपर के लोग जुड़े थे हमारे साथ, तो मैं कुछ क्वेश्चन ज़रूर लेना चाहूँगा जो इससे हटके है। योगेंद्र पॉल जी, थैंक यू। आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं अगर किसी को किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए जो इस टॉपिक से बाहर रह चुकी है। जिसके बगीचे में फूल की डंडियाँ छोटी है, जो हमने नाइट्रेट फॉस्फोरस के लिए बोला ब्रदर, वो उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल विपुल जी, पीएम के तो हम उम्मीद है, यहाँ तो सीएम भी नहीं उठाते हैं। बिल्कुल, सिर्फ जो हमारे नेता लोग होते हैं उनके बीच में सिर्फ एक चीज़ ज़रूर आती है कि मैं किसान पुत्र हूँ, किसान नेता हूँ, और जबकि उनका किसानी से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं होता। अगर सच में वास्ता है तो कभी डिबेट में आए ज़रा बागवानों के साथ आज, तो तब पता लगेगा कि बागवान वो है कि कोई और भी ये बागवान रहते हैं। बागवानी का मतलब सिर्फ अपने आपकी लैंड है, उसके ऊपर आपका बगीचा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बागवान होगे। बागवान वो है जो अपने खेतों में खुद जाके काम करता है, कराता है, जिसको हर चीज़ की नॉलेज है, वो सच में ही मायने में बागवान कहलाता है। अच्छा, बिल्कुल, बहुत ही ठाकुर सैंडी जी, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। टेम्परेचर की बात करी तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन रहेगा, अगर आप पीजीआर की स्प्रे कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग में, बहुत अर्ली में, बिल्कुल जैसे ही रात खुलती है उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं, और लेट इवनिंग में आप चाहे रात को टॉर्च से स्प्रे कर दो या बल्ब लगा के लाइट का प्रावधान करके, जितना लेट आप स्प्रे करेंगे, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन हो तो ज़्यादा अच्छा है। दिन के बहुत गर्मी में आप पीजीआर की स्प्रे ना करें। ये क्वेश्चन मेरे से छूट गया था, माफ़ी चाहूँगा। पीजीआर की ओरिजिनल की पहचान ब्रदर कोई नहीं है, सिर्फ आप डॉक्यूमेंट से चेक कर सकते हैं, क्योंकि लीगल तरीका कोई नहीं है। बिल्कुल सोनू कपरेट जी, मधुमक्खियों के बक्स कितने लगाने चाहिए? मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आप बिखरा के लगाते हैं एक एक डब्बा हर जगह, ऐसा ना करें। आप एक ही जगह पे 2-4 बक्से रख सकते हैं, और थोड़ा सा ध्यान रखिए कि थोड़ी ऊंचाई वाली जगह में अगर आप रखेंगे जहां धूप जल्दी पहुंचे, क्योंकि काम करने का टाइम ज्यादा मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे बागवान ठंड में रख देते हैं, ठंड में ना रखें, जहां धूप बढ़िया पड़े, थोड़ी ऊंची सी जगह हो, तो आप वहां पर मधुमक्खियों के बक्से, और साथ ही रखिए, अगर आप 2 बक्से लगाते हैं तो एक जगह रखें, उसको बिखराए मत, क्योंकि जब आप इकट्ठा रखेंगे तो उनमें अंदर कंपटीशन रहता है और ज्यादा अच्छा काम करती है मधुमक्खियां। अश्वनी चौहान जी, फायदे जो आप एनपीके या 1261 करते हैं, ये न्यूट्रिशन है, पौधे को एक बूस्ट मिलता है जिससे स्ट्रेंथ आती है फ्लावर में, इसीलिए हम न्यूट्रिशन डालते हैं। नेगी रजनीश जी, पॉलिनेशन, पॉलिनेटर, पॉलिनाइजर के बारे में हम पहले ही बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, क्योंकि फिर वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है। निखिल चौहान जी, आपने अमेज एक्स की बात करी, बिल्कुल ये भी एक तरह का पीजीआर है, और ये शायद रजिस्टर्ड भी है। और ये आप पिंक बर्ड से लेकर किसी भी तरह का जो हार्मोन्स आप डालते हैं वो हमेशा बेनिफिट देते हैं। जो भी आप न्यूट्रिशन डालते हैं पिंक बर्ड पे, वो आपके फ्लावर को वो मजबूती देती है। तो अमेज एक्सेल मेरे पास भी ट्राई लगे थे, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं मेरे पास भी उसके। एक ऑर्चर्ड में लगाए थे मैंने, तो काफ़ी इम्प्रेसिव थे। मगर हाँ, जो हम GA4 GA7 6 भी है, उसका मुकाबला तो आप नहीं कर सकते। खैर, उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते अदर चीज़ों को। अगर आपके पास ओरिजिनल, उसका मुकाबला नहीं कर सकते आप।
वीवी अंकित मेहता जी, आपने बेंडिंग की बात करी तो आपका एक शायद मैसेज भी आया था मुझे, माफ़ी चाहूँगा मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। वैसे जो बेंडिंग का उपयुक्त समय है वो सीजन के बाद है। आप पोस्ट हार्वेस्ट में बेंडिंग करेंगे तो आपके जो शूट्स खड़े उगते हैं वो नहीं उगेंगे। अगर आप अभी भी करना चाहते तो अभी भी कर सकते, जो शूट्स उगते हैं उसको पिंचिंग कर सकते, क्योंकि आजकल सैप फ्लो चल पड़ा और नरम हो गई है डंडिया। सोनू धिनेक जी का क्वेश्चन है कि पाउडरी मिल्ड्यू, बिल्कुल आपको याद होगा मैंने इससे पहले कहा था कि सिल्वर टिप पे आप सल्फर की स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद जो आप सिस्टमेटिक फंगेसाइड्स रेगुलरली डालेंगे तो उससे आपके पाउडरी मिल्ड्यू ही कंट्रोल होता है। जो सर्दी में भी आपने ट्रीटमेंट करी, चाहे कास्टिक सोडे की करी, तो उससे भी इसी का अच्छा, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं भूल गया था वो थी माइट को लेके। बहुत सारे बागवान बड़े खुश हो जाते हैं। मैं अभी इंसेक्टिसाइड की बात कर रहा था कि क्यों मना करोगे, जितना आप इंसेक्टिसाइड अभी करेंगे उतनी ज्यादा माइट आपकी आएगी। और ये कटु सत्य है कि 3 स्प्रे के बाद भी माइट कंट्रोल नहीं हो रही। उसका रीजन आप खुद है, स्वयं है अपनी बीमारी के। चाहे जैसे वो कैंकर के लिए मैं बोलता हूँ कि मैन मेड है, वैसे ही मैक्सिमम बीमारियां जो ज्यादा हमने पैदा कर दिया बगीचों में वो भी मैन मेड ही है। तो इसीलिए आप इंसेक्टिसाइड का जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतने हमारे फ्रेंडली जो इंसेक्ट है वो हमारे चारों तरफ रहेंगे, जो उसको नेचुरली कंट्रोल कर देंगे। इसीलिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल बंद करें। अगर बहुत अति है कि वुली एफिड इतना आ गया है कि आप उसको कंट्रोल से बाहर हो गया, तब जाके आप इंसेक्टिसाइड की स्प्रे पे जाए। और वो भी ज्ञान होना चाहिए कि कब उसको किया जाता है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट आपको पोस्ट हार्वेस्ट में करने। और अगर वुली एफिड कभी आ भी गया, बीच सीजन में आ गया, तो आप उसको स्पॉट स्प्रे कीजिए। इंसेक्टिसाइड को पिट्ठू में मिला के जहां आपको दिखता है 1-2% शुरू में ही, उसको वहीं पर किल कर दीजिए। कभी भी इंसेक्टिसाइड हमारे लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों का ये है कि भाई टीएसओ डाल दिया तो इंसेक्टिसाइड जरूरी है। क्यों जरूरी है जी, मुझे बताइए क्यों जरूरी है? दुकानदार सिर्फ बेचने की करेगा, कंपनी मैन सिर्फ बेचने की करेगा, मगर जागरूक तो आपको और हमारे को होना है कि हमने खरीदना है कि नहीं खरीदना है। अगर हम खरीदने वाले नहीं होंगे तो वो बेचेंगे किसको? हमारे को जागरूक होना पड़ेगा। इसीलिए आप इसका इस्तेमाल, बल्कि आप अगर को यही लगता है कि हमें कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल करना है तो आप उसमें नीम ऑयल टाइप मिक्स कर सकते हैं, या नीम ऑयल बीच में अभी एचएमओ की स्प्रे का टाइम कुछ का चला गया है, कुछ ने अभी करना हाइट्स में, तो उसके बाद जो 2 लीटर वाला एचएमओ होता है उसमें आप नीम ऑयल मिक्स कर दीजिए। तो ऑलरेडी इको फ्रेंडली भी है और हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं, और फ्रेंडली कीड़ों को भी नहीं मारेगा। कैंकर का कारण केवल शर्मा जी प्रूनिंग है हमारी मैक्सिमम, और अनबैलेंस न्यूट्रिशन या ओवर फर्टिगेशन है। तो इसीलिए आप पहले टेस्ट टूस्ट कर दे अपने मिट्टियों के और सबके, उसके बाद ही आप आगे के प्रोग्राम बनाएं। सेटिंग के लिए जो आइडल टेम्परेचर होता है वो लगभग 17-18 से लेकर आपके 23-24 डिग्री तक होना चाहिए, जो बहुत ही आइडल उपयुक्त माना गया है। बोरोक एसिड और बोरॉन, बिल्कुल आप मुझे ये लगता है कि सोर्स सेम ही सोर्स से निकल के आते हैं, बोरॉन और बोरोक एसिड। तो जो यहाँ पर है वहाँ आप बोरोक एसिड इस्तेमाल अभी जो करेंगे वो ज़्यादा क्विक एक्शन से काम करेगा। आप बोरोक एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं, थोड़ा उसमें घुलने में प्रॉब्लम है, थोड़ा लेट घुलता है। यूरिया बोरॉन जिंक को बिल्कुल आप मिक्स कर सकते हैं। नरेंद्र कायत जी, बागवानी बिल्कुल फ्यूचर बहुत अच्छा है, बस शर्ते आप और हम जागरूक हो और हमारी सरकारें हमारे साथ मिलके हमारे साथ प्लानिंग बनाए बैठ के, तब जाके कुछ हो सकता है। अगर वो बंद कमरों में, एसी कमरों में या हीटर लगा के पॉलिसीज बनाएंगे, ऐसे लोगों को सलाह लेंगे जिनका बागवानी से दूर दूर का नाता नहीं, सिर्फ जमीन नाम होने से आप बागवान नहीं हो सकते कि शिमला में आपकी जमीन है तो आप बागवान हो गए, वहां की सेब उगाते, ऐसा नहीं होता। बागवान का मतलब कुछ और होता है। तो बागवान भाइयों, मुझे लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन ले चुके हैं हम, क्योंकि
आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अब दूसरी फील्ड से रिलेटेड आ रहे हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर कोशिश करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा आगामी सीज़न के लिए। आप मेहनत कीजिए, मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है, दायित्व है। इसको हम जब बखूबी करेंगे तो नेचुरली हमारे आने वाला भविष्य हमारा उज्जवल होगा। हमारी बागवानी को हम बहुत अच्छे मुकाम पे ले जाएंगे और मिल के ले जाएंगे। याद रखना आप लोगों ने, हम इसको ख़त्म नहीं होने देंगे इंडस्ट्री को। जैसे हमारे आलू की इंडस्ट्री खत्म हुई थी, वैसे हम सेब के साथ नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। बुराई का जोर से बोल के विरोध होना चाहिए, जो गलत कर रहा है उसका विरोध जरूर होना चाहिए, मगर जो अच्छा कर रहा है उसकी हमेशा तारीफ होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा। फिर से मैं लास्ट में, आखिर में ऐसे डॉक्टरों और ऐसे बागवानों की फिर से आगाह करना चाहूंगा कि आप लोग सुधर जाए, स्टेटमेंट लगाने वाले भी सुधर जाए और बिना मतलब की या तो कागज के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ आप आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। सरकार को इस वक्त जो पीजीआर का मसला है, यहां तो मुझे ये लगता है कि चीफ मिनिस्टर को तो खुद स्टेटमेंट देनी चाहिए। क्या सीएम साहब के संज्ञान में ये बात है ही नहीं कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, पब्लिक में क्या हो रहा है? अगर आपको ये लग रहा है कि आपको ये पता नहीं है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और जिसका नुकसान आपको आगामी इलेक्शन में जरूर होगा, जरूर होगा और बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो सरकारें बननी है उसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहेगा वो सेब बहुल क्षेत्र का रहेगा, 18-19 कंस्टिट्यूएंसीज का रहेगा। अगर आप लोगों ने इसको नजरअंदाज करने की कोशिश करी, किसी भी सरकार ने, किसी भी एमएलए ने, मंत्री ने, तो ये आप लोग अगर ये ख्वाब में है कि आप लोग इलेक्शन जीत जाएंगे, फिर से मंत्री या विधायक बनेंगे, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। इस बार इलेक्शन सेब पे लड़ा जाएगा, क्योंकि ये मुहिम मैंने चलाई थी और अभी भी चला रहा हूं। उपचुनाव हमने सेब बहुल क्षेत्र में बागवानी पे लड़वा दिए, आने वाले इलेक्शन भी हम बागवानी पे लड़वाएंगे। याद रखना ये बात। अगर आपको ये लगता कि ऐसे ही होगा तो एक नमूना आपने 2022 के इलेक्शन में जरूर देखना कि कौन जीतता है, कैसा जीतता है। तो जो सेब की बात करेगा वही राज करेगा इस सेब बहुल क्षेत्र में। अगला बार वोट उसको जो सेब की बात करे, सेब की सोच रखे, जिसके पास एक अच्छा विजन हो और रोड मैप हो, अपने विजन डॉक्यूमेंट्स में आए। मगर मुझे खुशी है कि एक बार विक्रमादित्य सिंह जी ने खुल के आके बोला था कि जब कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बनेगा उसमें सेब के लिए एक अलग सी जगह मिलेगी। हम आपको सलाम करते हैं कि जो आपने ऐसा सोचा, मगर अब उम्मीद हम ये भी करेंगे कि बीजेपी सरकार भी कुछ ऐसा सोच के साथ आए। अगर आप इसी चीज में रहेंगे कि हमारी सरकार रिपीट होगी, रिपीट तब होगी क्योंकि ये जनता है, ये रिपीट करना भी जानती है और डिलीट करना भी जानती है। तो इसीलिए मेरी उम्मीद ये रहेगी सरकार से कि आप लोग सेब के बारे में जरूर अलग से प्लानिंग बनाएं। अभी भी आपके पास 1 साल का वक्त है, बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट कीजिए, बागवानों को साथ बिठाइए। अगर आप किसको बिठाएंगे उसके लिए आपके पास ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। जो जितनी एनजीओ इस वक्त रन कर रही है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में या सेब बहुल क्षेत्र में, उन सब के 1-1, 2-2 प्रतिनिधियों को मीटिंग कीजिए, उनसे आइडियाज लीजिए। आप सरकार में हैं, आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं। तो फिलहाल बागवान भाइयों, आज के लिए इतना ही। अगली बार नई चीजों के साथ, नई बातों के साथ, नई बागवानी बातों के साथ, नई मुद्दों के साथ फिर से हम आप लोगों के मध्य होंगे। मैं हमेशा दिन रात आप लोगों के साथ खड़ा हूं। फिर से आखिर में आगाह करना चाहूंगा उन लोगों को कि संभल जाइए। अगर आपको ये लगता है कि रिएक्ट कोई नहीं करेगा, औरों का पता नहीं, हम तो जरूर रिएक्ट करेंगे अगर कोई गलत बात होगी, वो चाहे हमारे घर का ही क्यों ना हो। तो बागवान भाइयों, आज के लिए इतना ही। फिर से आपको जाते हुए मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप लोगों की क्रॉप अच्छी हो, आगे मार्केट अच्छी मिले और जिससे आप अपने और परिवार को अच्छे से पालन पोषण कर सके, मेरा प्रदेश आगे जाए, मेरा देश आगे जाए। इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय बागवान।